प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में हम ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने सरल ऊतक यानी मृदूतक, स्थूल कोणोतक, दृढ़ोतक इनके बारे में अध्ययन किया। आज हम जटिल ऊतक जाइलम, जिसको दारू या काष्ठ कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जटिल ऊतक जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जटिल ऊतक के उदाहरण जाइलम और फ्लोएम हैं। जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक भी कहलाते हैं, क्योंकि पादपों में संवहनीय पादपों में ये जल, खनिज लवण और जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिनमें से जाइलम जल और खनिज लवण संवहन का कार्य करता है, जबकि फ्लोएम पादप द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ के संवहन का कार्य करता है। तो आज के वीडियो में हम जाइलम जो जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य करता है उस ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। जाइलम को दारू या काष्ठ भी कहते हैं। विद्यार्थियों, जाइलम जो है एक जटिल ऊतक है। इसके मुख्य रूप से 4 तत्व या 4 इसके कंपोनेंट्स हैं, उन सब के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए जानें जाइलम के बारे में। विद्यार्थियों, जाइलम शब्द का गठन सर्वप्रथम जर्मन वनस्पति शास्त्री नगेली द्वारा किया गया था। इसकी उत्पत्ति जाइलोस वुड या काष्ठ शब्द से हुई है। जाइलम एक स्थायी जटिल ऊतक है। इसकी कोशिकाएं उत्पत्ति में एक समान होती हैं, परंतु यह आकृति, परिमाप तथा अपने विशिष्ट कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। इसलिए इन अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहा गया है। तो हम जानते हैं कि जटिल ऊतक उन्हें ही कहते हैं जिनमें कोशिकाएं उत्पत्ति में तो समान होती हैं, लेकिन उनके कार्य, आकृति, परिमाप अलग अलग होते हैं। संवहनी पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का जड़ के ऊपर की ओर संवहन संचालित करने के लिए जाइलम एक विशिष्ट ऊतक है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल और खनिज पदार्थों का जड़ से ऊपर की ओर संवहन करने का कार्य करता है। यानी जड़ से जो जल और खनिज लवण अवशोषित होगा उसके संवहन का कार्य जाइलम के द्वारा किया जाता है। बच्चों, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन संचालित करने के अतिरिक्त इसका एक और प्रमुख कार्य पादप अंग को यांत्रिक दृढ़ता एवं कठोरता प्रदान करने का होता है। तो जाइलम के प्रमुख जो 2 कार्य हैं वो क्या क्या हैं? पहला कार्य है जल और खनिज पदार्थों का संवहन और दूसरा है पादप को कठोरता प्रदान करना। उत्पत्ति के आधार पर जाइलम 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम। प्राथमिक जाइलम जो होता है विद्यार्थियों, वो पौधे के प्राथमिक शरीर के अक्ष अर्थात जड़ व तने में उपस्थित प्रोकैम्बियम से विकसित होता है, जबकि द्वितीयक जाइलम जो होता है प्राथमिक पादप शरीर की वृद्धि हो जाने के बाद द्वितीयक वृद्धि के समय संवहन कैम्बियम के सक्रिय होने से निर्मित होता है। यानी प्राथमिक जाइलम तो प्रोकैम्बियम से निर्मित होगा, जबकि द्वितीयक जाइलम संवहन कैम्बियम से निर्मित होता है। और द्वितीयक जाइलम के कारण पादप के अक्ष में या मोटाई में वृद्धि होती है, यानी यह पार्श्वीय विभजोत्तकों से विकसित होता है, जबकि प्राथमिक जाइलम जो होगा वो प्रोकैम्बियम से विकसित होता है। विद्यार्थियों, जाइलम की जो घटक कोशिकाएं हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वाहिनिकाएं यानी ट्रैकियार्ड्स, वाहिकाएं यानी वेसल्स, जाइलम मृदूतक यानी जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे यानी जाइलम फाइबर्स। ध्यान देने योग्य बात यह है विद्यार्थियों कि यहाँ पर केवल जाइलम मृदूतक ही सजीव कोशिकाएं होती हैं। बाकी तीनों प्रकार की कोशिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम रेशे, ये तीनों ही प्रकार की कोशिकाएं मृत होती हैं। परिपक्व अवस्था में वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम रेशे मृत होंगे। केवल जाइलम मृदूतक ही जीवित प्रकार की कोशिका होती है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वाहिनिकाएं ट्रैकियार्ड्स के बारे में।
प्राथमिक जाइलम में इनकी उत्पत्ति प्राकैधा यानी प्रोकैम्बियम से होती है, जबकि द्वितीयक जाइलम में ये संवहन कैम्बियम से बनती हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा है। प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के जाइलम में वाहिनिकाओं की संरचना एवं इनकी कार्य प्रणाली एक जैसी ही होती है। अब वाहिनिकाओं की संरचना कैसी होती है? ये लंबी, सुदीर्घित, सक्रिय तथा दोनों ओर से नुकीली कोशिकाएं होती हैं तथा ये पूर्णतः मृत होती हैं, क्योंकि इनका जीव द्रव्य समाप्त हो जाता है। इन कोशिकाओं की कोशिका गुहा अपेक्षाकृत चौड़ी होती है तथा इनकी कोशिका भित्तियों पर लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है, अर्थात लिग्निन के स्थूलन के कारण इनकी कोशिका भित्तियों पर अनेक प्रकार की शिल्पाकृतियां बन जाती हैं। अतः यहाँ लिग्निन का स्थूलन सर्पिलाकार, वलयाकार, जालिकावत, गर्तीय होता है। यानी ये लंबी और थोड़ी दीर्घित होती हैं और इनकी भित्ति पर लिग्निन का आवरण होता है। यहाँ पर जो बीच वाला चित्र है, एक तरफ आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो वेसल्स हैं। वेसल्स का व्यास सबसे ज़्यादा होता है, यानी जो वाहिकाएं होंगी। उससे कम व्यास वाहिनिकाओं का होता है और जाइलम रेशे जो होंगे वो सबसे कम व्यास के होते हैं। तो जो वाहिनिकाएं हैं ये दोनों सिरों से नुकीली, आप बीच वाले चित्र में देख पा रहे हो, और पूर्णतः मृत होती हैं। मृत क्यों होती हैं? लिग्निन के कारण। और लिग्निन इनके बाहरी भित्तियों पर सर्पिलाकार, वलयाकार, जालिकावत आदि रूप से जमा होता है। प्राकैदा द्वारा सर्वप्रथम निर्मित वाहिनिकाओं पर वलयाकार अथवा सर्पिल निक्षेपण पाए जाते हैं, जबकि बाद में निर्मित बनने वाली वाहिनिकाओं पर गर्तमय, सीढ़ीनुमा या जाली का रूपी निक्षेपण पाया जाता है। गर्तमय वाहिनिकाओं में गर्त दो प्रकार के होते हैं, सरल और परिवेशित। सरल गर्त में केवल प्राथमिक भित्ति होती है, द्वितीयक निक्षेपण नहीं होता, जबकि परिवेशित गर्त में द्वितीयक भित्ति का गर्त के ऊपर आंशिक रूप से विस्तार होता है, जिसके फलस्वरूप गर्त के चारों ओर एक बॉर्डर बन जाता है। यानी जो गर्त होंगे वो सरल और परिवेशित प्रकार के होंगे। सरल प्रकार के में केवल प्राथमिक भित्ति ही पाई जाएगी, जबकि परिवेशित गर्त में द्वितीयक भित्ति भी आंशिक रूप से पाई जाती है, जिससे उसमें एक बॉर्डर, एक परिवेश बन जाता है। तो उस कारण से ही उसे परिवेशित गर्त कहते हैं। इनका वितरण, जो वाहिनिकाएं हैं, ट्रैकियाइड्स हैं, ये संवहनी पौधों, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के जाइलम ऊतक में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं और जल तथा खनिज लवणों के ऊपरी गमन का कार्य वाहिनिकाओं के द्वारा ही होता है। परंतु अवृत बीजों में वाहिनिकाओं के साथ वाहिकाएं भी पाई जाती हैं। इनका कार्य जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन, विलयन का संचालन तथा पौधे को यांत्रिक क्षमता प्रदान करना है। तो वाहिनिकाएं विद्यार्थियों टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में पाई जाती हैं। जड़ के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण का ऊपर की तरफ संचालन करती हैं और पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। इनमें लिग्निन जमा हो जाता है, लेकिन लिग्निन एक समान जमा नहीं होता। जिन स्थानों पर लिग्निन जमा नहीं होता वहाँ पर कुछ गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें गर्त कहते हैं। गर्त सरल हो सकते हैं या गर्त के चारों तरफ एक बॉर्डर, एक परिवेश बन जाए तो उसे परिवेशित गर्त कहते हैं। इसके बाद आती है विद्यार्थियों वाहिकाएं, वेसल्स। ये लंबी, बेलनाकार तथा नलिका के समान संरचनाएं होती हैं। इनकी उपस्थिति आवृतबीजी पौधों के जाइलम का एक प्रमुख लक्षण है, यानी ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती हैं। जो वाहिनिकाएं हैं वो तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में पाई जाएंगी, जबकि वाहिकाएं केवल एंजियोस्पर्म के जाइलम का ही प्रमुख गुण होती हैं। विद्यार्थियों, ये विशेष बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एक लंबी नलिका के समान वाहिका वस्तुतः अनेक वाहिकीय सदस्यों से जुड़कर बनती है। वाहिकीय सदस्य एक के ऊपर एक पंक्तिबद्ध रूप से या रेखीय क्रम में अवस्थित होती हैं। इनके अनुप्रस्थ विभाजन भित्तियों के गल जाने से बेलनाकार संरचना वाहिका बनती है। आप चित्र में देख पा रहे हो, आपके मोबाइल स्क्रीन पर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जो थोड़ी मोटी नलिका है वो वाहिका है, और एक के ऊपर एक ये वाहिकाएं जमा होकर एक लंबी नलिकाकार संरचना का निर्माण करती हैं। इनका व्यास जाइलम रेशों और वाहिनिकाओं से ज़्यादा होता है। विद्यार्थियों, वाहिनिकाओं के समान ही परिपक्व वाहिकाएं
मृत होती हैं तथा इनकी भित्तियों पर लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। लिग्निन युक्त कोशिका भित्तियों की भीतरी सतह पर द्वितीयक स्थूलन की विभिन्न आकृतियाँ जैसे वलयाकार, सर्पिलाकार, सोपान व जालिका रूपी कृति स्थूलन पाए जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक वाहिका की लंबाई कुछ सेंटीमीटर तक की हो सकती है, परंतु विभिन्न प्रकार के आरोही पौधों में इनकी लंबाई कुछ मीटर तक भी पाई जाती है। अर्थात आरोही पौधों में ये बहुत अधिक लंबी होती हैं। आरोही पौधे जो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, आरोहण करते हैं, उनमें ये अधिक लंबाई की पाई जाती हैं। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार विकास क्रम में वाहिकाओं का परिवर्तन वाहिनिकाओं से हुआ होगा। विकास की प्रक्रिया में वाहिनिकाओं की लंबाई तो घट गई, परंतु इनका व्यास चौड़ा होता गया। अतः विकासीय दृष्टिकोण से लंबी व सकरी वाहिका पुरातन अथवा आदिम, जबकि छोटी लेकिन चौड़ी वाहिका प्रगत या आधुनिक मानी जाती है। बॉटनिस्ट जो होते हैं, वनस्पति शास्त्री, ऐसा मानते हैं कि जो ट्रैकियार्ड्स हैं, वाहिनिका है, उन्हीं से वाहिका का वेसल्स का विकास हुआ होगा। वेसल्स कैसे बनी कि वाहिनिका जो ट्रैकियार्ड्स हैं उनका व्यास तो बढ़ता गया और लंबाई कम होती गई। इसलिए जो कम लंबाई की और अधिक व्यास की जो वाहिका होगी उसे आधुनिक यानी प्रगत माना जाएगा, और जो कम व्यास की और अधिक लंबी वाहिका होगी उसे प्रिमिटिव माना जाएगा, आदिम माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वाहिका का विकास भी वाहिनिका से ही हुआ है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वाहिनिकाओं तथा अथवा वाहिकाओं में पहचान इनकी लंबाई, इनके व्यास एवं अनुप्रस्थ भित्ति में छिद्रों की उपस्थिति के आधार पर होती है। आधारीय भाग पर बड़े छिद्रों के बन जाने से जल एवं घुलनशील खनिज पदार्थों का संवहन अपेक्षाकृत सुचारू रूप से होता है। वाहिकाओं के बीच गली हुई अनुप्रस्थ भित्ति जिसमें एक या अधिक छिद्र होते हैं उसको छिद्रित पट्टिका, परफोरेशन प्लेट कहते हैं। यदि अनुप्रस्थ भित्ति में इनके व्यास के लगभग समान एक ही बड़ा छेद हो तो इसे सरल छिद्रण पट्टिका कहते हैं, लेकिन यदि अनुप्रस्थ भित्ति में एक से अधिक छेद हो तो इसे बहुलित छिद्रण पट्टिका, मल्टीपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। विकास की दृष्टि से सरल छिद्रण पट्टिका युक्त वाहिकाएं बहुलित छिद्रण पट्टिका युक्त वाहिकाओं से अधिक प्रगत हैं। सरल छिद्रण पट्टिका का विकास संभवतः बहुछिद्रण पट्टिका से द्वितीयक निक्षेपण के लुप्त होने से हुआ होगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो इनकी ऊपर की तरफ जो प्लेट है इसको छिद्रण पट्टिका कहेंगे। अगर इसमें एक ही छिद्र होगा तो विद्यार्थियों उनको सरल छिद्रण पट्टिका कहेंगे, और इनमें अधिक छिद्र हों तो बहुलित छिद्रित पट्टिका कहेंगे। सरल छिद्रित पट्टिका बहुलित छिद्रित पट्टिकाओं से अधिक प्रगत होती हैं और बहुलित छिद्रित पट्टिकाएं अधिक प्रिमिटिव होती हैं, प्राचीन होती हैं। वाहिनिकाओं के समान ही इनका निर्माण भी ऐधा यानी कैम्बियम से होता है। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वाहिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। संवहनी पौधों में यह केवल आवृत बीजों में पाई जाती हैं, परंतु कुछ पुरातन आवृत बीजों जैसे ड्राइमेस, टेट्रासेंड्रन और ट्रोडोडेंड्रॉन में वाहिकाएं नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त क्लेडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म में भी कुछ अपवादों को छोड़कर वाहिकाएं नहीं पाई जाती। यानी वाहिकाएं जो हैं, पेसल्स जो हैं, वो आवृत बीजियों का ही, एंजियोस्पर्म का ही महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण है। इनका कार्य भी जल और खनिज पदार्थों का ऊपर की ओर संचरण और पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना ही होता है। अब हम बात करते हैं वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में अंतर। तो वाहिनिकाएं जो ट्रैकियार्ड्स होती हैं लंबी, सकड़ी और दोनों सिरों से नुकीली होती हैं, जब वाहिकाएं वेसल्स अपेक्षाकृत छोटी, अधिक चौड़ी और दोनों सिरों पर छिद्र वाली होती हैं। ये मोटा अंतर है कि वाहिकाएं तो मोटी होंगी और दोनों सिरों पर छिद्र पाए जाएंगे, जबकि वाहिनिकाएं दोनों सिरों पर नुकीली और अधिक लंबी होती हैं। वाहिनिकाएं नलिका के समान जुड़ी हुई नहीं होती, जबकि वाहिकाएं अनुप्रस्थ छिद्रों के द्वारा जुड़कर एक लंबी बेलनाकार पाइप के समान संरचना बनाती हैं। वाहिनिकाएं केवल एक कोशिका निरूपित करती हैं, जबकि वाहिकाएं लंबे बेलनाकार पाइप में अनेक कोशिकाओं की श्रृंखला हो सकती है। वाहिनिकाओं की अनुप्रस्थ भित्ति पूर्ण होती है और छिद्र अनुपस्थित होते हैं,
जबकि वेसल्स में अनुप्रस्थ झिल्ली छिद्रित होती है। वाहिनिकाएं यानी ट्रैकियार्ड्स में एक दूसरे की पार्श्व झिल्लियों पर उपस्थित गर्तों द्वारा संबंध स्थापित करती हैं, जबकि ये अनुप्रस्थ छिद्रों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो ये कुछ इन दोनों में अंतर हैं। अब बात आती है जाइलम मृदुतक, जो एकमात्र सजीव ऊतक, सजीव कोशिकाएं होती हैं जाइलम में, वो जाइलम मृदुतक ही होती हैं बच्चों। जाइलम ऊतक में यह काष्ठ मृदुतक कोशिकाएं अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाई जाती हैं। यह प्राय जीवित कोशिकाएं होती हैं तथा इनका प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों का संचय करने का है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों का संचय करना। मृदुतकी कोशिकाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के जाइलम में पाई जाती हैं। प्राथमिक जाइलम का अधिकांश भाग मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है, जबकि द्वितीयक जाइलम में उपस्थित मृदुकी कोशिकाओं का दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अक्षीय मृदुतक, ये कोशिकाएं जाइलम के अन्य तत्वों के साथ कैम्बियम की तर्करूपी प्रारंभिक यानी फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से विकसित होती हैं। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष में लंबी होती हैं तथा उसी क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। रश्मि मृदुतक, ये अरीय अक्ष में लंबी होती हैं तथा अरीय अनुप्रस्थ क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ये कैम्बियम की रश्मि प्रारंभिक रे इनिशियल से विकसित होती हैं। यानी अक्षीय मृदुतक तो तर्करूपी प्रारंभिक से विकसित होंगी, जबकि रश्मि मृदुतक रश्मि प्रारंभिक से विकसित होती हैं और अरीय संवहन में सहायक होती हैं। जाइलम में केवल काष्ठ मृदुतक कोशिकाएं ही जीवित होती हैं। शेष तीनों प्रकार की कोशिकाएं वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम रेशम मृत होती हैं। जाइलम मृदुतक कोशिकाओं में सुगंधित तेल और अन्य पदार्थ भी संचित होते हैं। और अंतिम जो भाग है जाइलम का, वो है जाइलम रेशे, जाइलम फाइबर्स। जाइलम में पाए जाने वाली रेशे समान दृढ़ोतक कोशिकाओं को जाइलम या काष्ठ रेशे कहते हैं। ये दृढ़ोतक कोशिकाएं या रेशे लंबी, पतली एवं निर्जीव संरचनाओं के रूप में पाई जाती हैं। इनके अंतिम सिरे नुकीले होते हैं। इनकी कोशिका भित्तीय तंतु मोटी लिग्निन युक्त होती है तथा इनमें कोशिका गुहा बहुत सक्रिय, लगभग प्राय समाप्त होती है। कोशिका भित्ति में अनेक छोटे व सरल गर्त भी पाए जाते हैं। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार जाइलम रेशों की उत्पत्ति वाहिनिकाओं से भी हो सकती है। ऐसे तंतुओं को वाहिनिका तंतु कहते हैं। काष्ठ तंतुओं का प्रमुख कार्य पौधे को यांत्रिक दृढ़ता एवं बल प्रदान करने का होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।